हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है 25 इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला में ख़त्म करना था। तो 25 से प्लस और माइनस 3 या 4 होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, सम इम्पोर्टेंट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, जब कोई भी यानी कि एक्सपेरिमेंट होता है तब उसके अंदर कोई चीज कांस्टेंट हो तो यानी कि उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो सम इम्पोर्टेंट कांस्टेंट एंड इट्स डायमेंशन। अब फिजिक्स के अंदर बहुत सारे कांस्टेंट आते हैं, मगर अभी के लिए आपको कौन सा कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन कांस्टेंट। व्हाट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट? आपको पता होगा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। आई थिंक आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। तो जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स उसके बारे में हम थोड़ा पता चला है। तो यहाँ पे देखते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, समझ लो कि यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है। अब आप बोलोगे व्हाट इज m1 और m2? दिस इज पार्टिकल विच मास इज m1, दिस इज पार्टिकल विच मास इज m2। ओके, इसका मास m1 और m2 है। दोनों के बीच में सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस है वो r है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज r। तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, अब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में क्या हमें पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। आपके 11th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ग्रेविटेशन का एक पैराग्राफ दिया है, वो एक बार पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट थियरिकली है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। मीन्स जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो अर्थ हमें नीचे की तरफ खींचता है, उसकी तरफ खींचता है। ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। और ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ m1 m2, m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन करने के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। इसका मीनिंग है कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो सिंपल, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करो, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनल की साइन आप निकाल दो, ये प्रोपोर्शनल की साइन आप निकाल दो, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट बनता है उसको बोलते हैं कैपिटल G, एंड दिस इज आवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इसका यूनिट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो कैपिटल G को मैं सब्जेक्ट बना दूं तो क्या आएगा? कैपिटल G को मैं सब्जेक्ट बना दूं तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, r स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो fr स्क्वायर, और m1 m2 नीचे आ जाएगा। ओके, तो m1 और m2। अब क्या करेंगे, f की जगह क्या लिख सकते हैं? न्यूटन लिख सकते हैं। ओके, f फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या था याद करो, न्यूटन। फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर बनेगा। अब मास, तो मास का क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम 2 बार है तो किलोग्राम स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैपिटल F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो कैपिटल G को सब्जेक्ट बनाओ तो fr स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो fr स्क्वायर है तो f का क्या होगा? न्यूटन, r का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो यानी कि r यानी कि मीटर स्क्वायर होगा r स्क्वायर, फिर नीचे किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। चलो पता चल गया। इसको डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, देखते क्या होता है। न्यूटन की जगह आपको सब लोगों को पता है क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। फिर बाजू में मीटर स्क्वायर है, फिर किलोग्राम स्क्वायर है। कुछ कैंसिल हो ऐसा लगता है? यस, किलोग्राम एक एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर मीटर क्यूब बनेगा और नीचे किलोग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर बनेगा। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MLT। ओके, तो M यानी कि मास, मास फॉर किलोग्राम, किलोग्राम 1 है तो यहाँ पे -1 बिकॉज वो डिनोमिनेटर में। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अब आता है मीटर। मीटर का मीनिंग क्या होता है? लेंथ। तो लेंथ कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर है तो यानी कि 3 सेकंड, यानी कि टाइम, तो टाइम का 2 है तो -2 आएगा। तो 132, आगे पीछे माइनस है, बराबर, बीच में पॉजिटिव याद रखना। 132 याद रखना, आगे पीछे माइनस है। चलो
तो यानी कि ये हमारा खत्म हो गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आपको याद क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला है MLT 132 आगे पीछे माइनस। ओके, 132 आगे पीछे माइनस, बीच में प्लस है। ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मगर हम याद रख सकते हैं प्रैक्टिस से। बाय प्रैक्टिस से हम कुछ भी याद रख सकते हैं। ओके, अब आता है स्पेस परमिटिविटी। ये आपके लिए कुछ नया है। स्पेस परमिटिविटी का मीनिंग क्या है, तो स्पेस परमिटिविटी का मीनिंग ऐसा है, समझना जैसे यहाँ पे मास है वैसे यहाँ पे हम एक चार्ज रखते हैं। चार्ज का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। वो बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बस वैसे यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है। समझ लो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके, या फिर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, जो भी समझो। तो दो चार्ज है Q1 Q2, तो दोनों के बीच इसके आजू बाजू में क्या होगा, तो चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज के आजू बाजू में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके आजू बाजू में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बराबर। दोनों पॉजिटिव हो गए तो रिपल्सन होगा, दोनों नेगेटिव हो गए तो रिपल्सिव होगा, रिपल्सन होगा। मगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, म्यूचुअली ऑपोजिट साइन होगी, यानी कि अनलाइक चार्जेस हो गए तो अट्रैक्शन होगा। ओके, तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। और उसका भी फॉर्मूला ऐसा ही है कि यहाँ पे जो हमने लिखा कि M1 M2 उसकी जगह आएगा Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब देख लो दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी है, बस एक सिंपल सा चेंज करना है कि मास की जगह हमें क्या लिखना है, चार्ज लिखना है। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स, यहाँ पे ड्यू टू मास, यहाँ पे ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। ओके, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने जो प्रोपोर्शनल की साइन लिखी है वो निकाल दे, तो यहाँ पे क्या आएगा, समझ लो कि दोनों चार्ज के बीच में हमने कुछ भी रखा नहीं, यानी कि एयर है या फिर स्पेस है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, या फिर एयर या फिर कुछ नहीं, स्पेस या वैक्यूम, दूसरा कुछ नहीं रखना है। तो ऐसा हो तो स्पेस है वो समझ लेते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा कांस्टेंट की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज वैक्यूम परमिटिविटी या फिर स्पेस परमिटिविटी बोलते हैं। अब आप बोलोगे व्हाट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी का मीनिंग ऐसा होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है उसको कितना पास होने देता है, उसको कितना परमिशन देना होता है, तो कितनी परमिशन देता है उसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब आपको पता होगा कि वैक्यूम यानी कि स्पेस की परमिटिविटी बहुत कम होती है, हवा के अंदर करंट यानी कि फ्लो नहीं होता है। समझ लो कि आप स्विच चालू करो तो जो प्लग होता है तो प्लग में से करंट एयर में से लगेगा, नहीं लगेगा, बिकॉज एयर की परमिटिविटी बहुत ही कम है या फिर स्पेस की परमिटिविटी बहुत ही कम है। ओके, चलो अब एप्सिलॉन नॉट है उसका यूनिट बनाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट बना दो तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट है वो F की जगह आ जाएगा, F नीचे चला जाएगा तो FR स्क्वायर और ऊपर Q1 Q2। 4 पाई लिखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे क्यों, बिकॉज 4 पाई का कोई यूनिट होता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे चार्ज का क्या होगा, कूलम होगा तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे F का क्या होगा न्यूटन और R का मीटर स्क्वायर, तो यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो यूनिट बनता है कहाँ गया, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसका उल्टा है। मगर किलोग्राम की जगह आपको क्या बोलो, मास की जगह कूलम है तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये याद रखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसका उल्टा कर दो और किलोग्राम की जगह कूलम बोल दो, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला दो तरीके से बना सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, देखते हैं। सबसे पहले कूलम की जगह कूलम स्क्वायर रहने दो, फिर न्यूटन की जगह लिख दो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, अपॉन सेकंड स्क्वायर, और बाजू में मीटर स्क्वायर है। समझ लिया आपने, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम मीटर क्यूब, मीटर रेज़ टू 3। ओके, अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला है MLT Q फॉर चार्ज। अब चार्ज कूलम स्क्वायर है तो यहाँ पे Q रेज़ टू 2 आएगा, सेकंड के 2 पावर है तो यानी कि 2 पावर आएगा, किलोग्राम का 1 है तो -1 आएगा, मीटर का 3 है तो -3 आएगा, बराबर। अब कई लोग ऐसा बोलेंगे सर MLTA में लाना है,
mlt है, ए फॉर एम्पियर करंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, 10th के अंदर एक फॉर्मूला आता था, याद हो तो, ऐसा आता था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मगर मैंने ऐसा याद रखा Q इज इक्वल टू आन टी, बराबर Q इज इक्वल टू आन टी। तो कूलम की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम्पियर इंटू सेकंड। अब आप बोलोगे व्हाट इज एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर है, टी का मीनिंग सेकंड है, तो कूलम जहां पे लिखा है वहां पे एम्पियर इंटू सेकंड लिखना है, तो मैंने कूलम की जगह क्या लिख दिया, एम्पियर इंटू सेकंड, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर यहाँ पे बाजू में दूसरा सेकंड स्क्वायर है, नीचे आएगा किलोग्राम मीटर क्यूब आएगा। ओके, तो अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, किलोग्राम 1 है, ओके, -1, मीटर के अंदर -3 आएगा, फिर एम्पियर के अंदर 2 पावर आएगा, और टी के अंदर 4 आएगा, 2 2 4 आ जाएगा। तो यानी कि 1 3 4 2 और आगे 2 माइनस है, 1 3 4 2 आगे 2 माइनस है। समझ में आया, MLTA के अंदर है, MLTQ के अंदर है, बराबर। आराम से दोनों देख लो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट और स्पेस परमिटिविटी बाद में आगे बढ़ते पोस्ट करके देख लो। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर का कांस्टेंट, उसका नेम है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो प्लैंक कांस्टेंट का मीनिंग क्या है समझते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, रेडिएशन, ये वर्ड सुना होगा, रेडिएशन। ओके, अब रेडिएशन का मीनिंग क्या है, जैसे कि मैं एक वर्ड आपको बोलूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे टाइप्स है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि सबसे पहले आता है गेमा, आता है गेमा रेज होता है, फिर आता है एक्सरे आता है, फिर आता है अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, फिर आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड लाइट आती है। ओके, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो ये सब जो लाइट है, बराबर, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इसकी एनर्जी कितनी होती है, तो इसकी एनर्जी का एक फॉर्मूला है जो प्लैंक ने बताया था, वो था E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच एफ, बराबर। तो E इज इक्वल, इसका मीनिंग क्या हुआ कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, F मीनिंग फ्रीक्वेंसी, हमने पढ़ा था, बराबर, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला। इसका मीनिंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल गेमा, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जैसे कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी हाई है इसलिए उसकी एनर्जी हाई है, इसलिए वो हमारे शरीर के आर पार भी पसार हो सकता है, बराबर। ओके, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है, डायरेक्टली साइन निकाल दो तो H आएगा, तो दिस इज प्लैंक कांस्टेंट। अब एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, पता है। अब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड होता है, पर सेकंड। ओके, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1/सेकंड लिख सकता हूँ। तो अब H को सब्जेक्ट बना दो तो जूल इंटू सेकंड, जस्ट C याद रख सकते हो। प्लैंक कांस्टेंट है उसका डायमेंशन, सॉरी, प्लैंक कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है, जस्ट C, जैसी कोई नहीं, यानी कि जूल इंटू सेकंड। क्या बोल सकते हो, जूल इंटू सेकंड। अब जूल की जगह क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखो ये दो चीज आपको परफेक्टली पता होनी चाहिए। न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और जूल का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आपको पता होना जरूरी है। तो जूल की जगह हमने ऐसा लिख दिया, बाजू में एक सेकंड आ गया, एक एक सेकंड कट हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ओके, अब किलोग्राम है तो क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर है तो L2, और टाइम का -1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। किलोग्राम फॉर मास, मास रेस टू 1 आएगा, फिर लेंथ, लेंथ का मीटर यानी कि रेस टू 2 आएगा, T यानी कि टाइम, टाइम का -1 आएगा। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो 3 यूनिट हमने कंप्लीट किए। फर्स्ट नंबर क्या था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या मैंने बोला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। फिर आता था स्पेस परमिटिविटी, इसका उल्टा कर दो और किलोग्राम की जगह कूलम बोल दो तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और प्लैंक कांस्टेंट तो जस्ट C, तो जूल इनटू सेकंड। चलो याद रहेगा। और एक और बात सिर्फ याद रखना, अभी समझाएंगे नहीं, वो बाद में यानी कि सेकंड सेमेस्टर यानी कि 11 का जो दूसरा पार्ट आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे कि प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट जूल इनटू सेकंड है, जूल इनटू सेकंड। वैसी दूसरी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसका यूनिट भी जूल इनटू सेकंड है, तो वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर
मोमेंटम। अब आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम, यस लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था, ये है एंगुलर मोमेंटम। मोशन के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट नंबर लीनियर मोशन, सेकंड नंबर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जैसे कि अर्थ जो घूमती है उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। हमारा जो फैन है, फैन की जो मोशन होती है उसको एंगुलर मोशन बोलते हैं, ओके, यानी कि रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो उसका जो मोमेंटम होता है उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम बोथ यूनिट्स आर जूल इनटू सेकंड, ये याद रखना, ओके। वीडियो एक बार पॉज करके इतना देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो अब हम जल्दी से खत्म कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरे ख्याल से आप जब 12th में आओगे तभी पता चल ही जाएगा, मगर अभी हम थोड़ा सा यानी कि हाईलाइट कर लेते हैं। ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा हुआ है। सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। अभी मैंने कांस्टेंट लिखा है मगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो एक चार्ज होता है, चार्ज है, चार्ज वो मोशन करे तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, ओके वेरी गुड। अब उसको धक्का मारने के लिए, चार्ज को धक्का मारने के लिए क्या चाहिए, बैटरी। अब बैटरी के अंदर आपको लिखा होगा 1.5 वोल्ट वो पावर आता है उसके अंदर, तो यानी कि वो वोल्टेज है, वो एनर्जी देता है चार्ज को। तो वोल्टेज ने चार्ज को एनर्जी दी तो चार्ज ने मोशन किया तो इलेक्ट्रिक करंट बन गया। अब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तब बीच बीच में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ओके। जैसे कि हम रोड पे यानी कि जब बाइक लेके या गाड़ी लेके जाते हैं तब बीच में यानी कि बम्प होता है, स्पीड ब्रेकर होता है, तो उसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ओके। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए, सो सिंपल, Q इज इक्वल टू आंटी, बुला ले पुलिस, तो Q इज इक्वल टू आंटी, बुला ले पुलिस, क्यों बुला ले, तो Q इज इक्वल टू आंटी, तो Q का कूलम होता है, ओके वेरी गुड। I का एम्पियर होगा, T का सेकंड होगा, तो कूलम इज इक्वल टू क्या होगा, एम्पियर इनटू सेकंड। तो mLTA है इसके अंदर, सेकंड का T1, एम्पियर का A1, बात खत्म, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट उसका I इज इक्वल टू Q अपॉन T, I का एम्पियर होगा, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, M0 L0 T0 A1, ओके सो सिंपल। अब इसका तो भी हम कन्वर्ट करते हैं कि कूलम के अंदर हमें यूनिट लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड, डन। आगे बढ़ते हैं। अब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर 12th में पढ़ेंगे। अभी मैं इतना ही आपको कहता हूं कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है, वो चार्ज को एनर्जी देता है, चार्ज को एनर्जी देता है, तो चार्ज मोशन कर सके। तो एनर्जी यानी कि एनर्जी देगा तो वर्क होगा, किसके ऊपर होगा, चार्ज के ऊपर होगा। तो पर यूनिट चार्ज कितना वर्क करता है या फिर पर यूनिट चार्ज कितना एनर्जी देता है, पर यूनिट है तो वो नीचे आएगा, पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी बोलो या वर्क बोलो, W अपॉन क्यू। तो याद रखना वोल्टेज का क्या होता है, W अपॉन क्यू, पर यूनिट चार्ज कितना वर्क करना पड़ता है या फिर पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी देता है। तो एनर्जी का होता है जूल या वर्क का जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है, जूल की जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ओके। और कूलम की जगह क्या आ गया, Q इज इक्वल टू आंटी एम्पियर इंटू सेकंड, कूलम की जगह एम्पियर इंटू सेकंड, तो सेकंड रेस टू 3 हो जाएगा और एम्पियर हो जाएगा। तो M किलोग्राम का होगा, मास का 1, मीटर स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर होगा, एम्पियर यानी कि A⁻⁻1 बिकॉज नीचे है, सेकंड का 3 है तो टाइम का 3 होगा मगर नीचे तो -3 होगा। तो 1231 पीछे 2 माइनस, mLTA 1231 पीछे 2 माइनस। अब आता है रेजिस्टेंस। आपने एक ओम्स लॉ पढ़ा होगा 10th के अंदर, फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, याद रखने का, या फिर वीर भी याद रख सकते हैं, वीर या फिर V इज इक्वल टू IR। अब हम R को सब्जेक्ट बनाए, तो R को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I बन जाएगा, वेरी गुड। अब V का मीनिंग क्या है, तो V का मीनिंग है W अपॉन Q, उसका मीनिंग होता है जूल अपॉन कूलम। याद रखना वोल्टेज का क्या होता है, W अपॉन Q, तो जूल अपॉन कूलम होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जूल अपॉन कूलम। I का एम्पियर होगा, वेरी गुड। अब जूल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल की जगह मैंने लिखा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बराबर ध्यान से देखो। कूलम की जगह मैंने क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू आंटी एम्पियर इंटू सेकंड, और एम्पियर का एम्पियर, अब एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा यस, सेकंड का क्यूब हो जाएगा यस। अब देखो mLTA किलोग्राम तो 1, मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे 2,
सेकंड क्यूब है तो यहाँ पे -3, एम्पियर 2 है तो यहाँ पे -2, तो यानी कि देखो यहाँ पे 1231 था, यहाँ पे 1232 है। तो आप याद रख सकते हो आराम से कि वोल्टेज का 1231 पीछे 2 माइनस और रेजिस्टेंस का 1232 पीछे 2 माइनस। समझ में आ रहा है? यूनिट भी आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसका यूनिट है, इसको वोल्ट भी बोल सकते हैं। इसका यूनिट वोल्ट है और इसका यूनिट क्या है? ओम है, या फिर ओमेगा बोलते हैं, ओम। यानी कि हमने जो ये सब लिखा है, समझ लो ए है तो इसको ओम भी बोल सकते हैं पूरा। जैसे हम बोलते थे कि न्यूटन की जगह क्या है? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसकी जगह न्यूटन बोला। इसीलिए रेजिस्टेंस की जगह हम ओम भी बोल सकते हैं, या फिर वोल्ट की जगह यानी कि वोल्टेज का यूनिट हम वोल्ट भी बोल सकते हैं। ओके, वो जो भी हो, इतना याद रखना कि वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? जूल अपॉन कूलम होता है, बराबर। वो आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा। तो एक बार पोस्ट करके देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट बाकी है। अब एक वर्ड आता है कैपेसिटेंस। इसका जो इक्विपमेंट है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, और इसका जो कैपेसिटी है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग वर्ड है। रेजिस्टर वो एक इक्विपमेंट है और रेजिस्टेंस वो उसकी यानी कि एफिशिएंसी है। वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या है वो पहले मैं समझा देता हूँ। कैपेसिटर को ऐसी साइन से दिखा दे। देखो इसका साइन ऐसा है, ये प्लेट पॉजिटिव होती है, प्लेट नेगेटिव होती है। आप बोलोगे तो बैटरी जैसा है, मगर बैटरी में ऐसा होता है, एक प्लस एक माइनस, ये छोटा होता है लंबा होता है। ओके, इसमें दोनों पैरेलल लाइन होती है और दोनों की साइज सेम होती है। ओके, अब कैपेसिटर में करता क्या है? कैपेसिटर का काम क्या है? देखो, कैपेसिटर का एक सिंपल सा काम है एनर्जी को स्टोर करना। बस सिंपल सी बात है, एनर्जी को स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि फैन के अंदर कैपेसिटर आता है, फिर मोबाइल की वो पावर बैंक आती है, पावर बैंक। तो वो करता क्या है? वो एनर्जी को स्टोर करता है, बाद में जब भी आपको चाहिए तब वो आपको वापस देता है। ओके, तो वन टाइप ऑफ कैपेसिटर ही हुआ वो। फिर सेकंड नंबर, पहले के जो कैमरेस थे वो उसके अंदर वो फ्लैश करने के लिए यानी कि कैपेसिटर आते थे। तो एक बार फ्लैश करो, बाद में 30 से या 30 या 40 सेकंड के बाद ही फ्लैश होता था, बिकॉज वो कैपेसिटर के अंदर पहले एनर्जी स्टोर होती थी और वो एक साथ एनर्जी देते हैं। कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना और बाद में एक साथ देना, बराबर, एक साथ सप्लाई करना। ओके, तो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है। अभी इतना याद रखो, बाद में 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटेंस है, उसका फॉर्मूला क्या है? अब मैंने एक टेक्निक बनाई है। आप मोबाइल के अंदर कुछ भी सेव करते हो तो क्यों सेव करते हो? क्यों सेव करते हो? तो सेव करते हो क्यों करते हो, बराबर। तो Q इज इक्वल टू CV हो गया। अब C को सब्जेक्ट बनाओ तो Q अपॉन V, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Q अपॉन V। Q यानी कि चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? सो सिंपल, कूलम। V की जगह क्या आता है? वोल्टेज की जगह मैंने बताया था जूल अपॉन कूलम। कूलम ऊपर चला जाएगा तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अब कूलम की जगह क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू RT यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड। स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। जूल की जगह क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो सेकंड रेस टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन, सॉरी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर नीचे है और ऊपर एम्पियर स्क्वायर सेकंड रेस टू 4 है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? MLTA लिख दो, A2 लिख दिया, ये 4 है तो टाइम का 4 लिख दिया। किलोग्राम यानी कि मास के ऊपर -1 आ गया, मीटर है तो लेंथ के ऊपर -2 आ गया। तो सबसे पहले याद करो वोल्टेज का क्या था, फिर रेजिस्टेंस का क्या है और कैपेसिटेंस का क्या है। देखो एक साथ याद रख सकते हैं, 12 31 पीछे 2 माइनस, 12 32 पीछे 2 माइनस, यानी यहाँ पे 12 यानी कि 12 42 और आगे 2 माइनस है, 12 42 आगे 2 माइनस है। ओके, तो कैपेसिटेंस भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले जो कांस्टेंट थे वो 3 कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बाद में स्पेस परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, और थर्ड वन इज प्लैंक कांस्टेंट H, उसके बारे में खत्म किया इंफॉर्मेशन। बाद में इलेक्ट्रिकली फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर क्या खत्म किया? इलेक्ट्रिकली क्वांटिटी के अंदर सबसे पहले चार्ज, फिर करंट, फिर वोल्टेज, फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।